रिश्ता तय होने के बाद भी हया की जिंदगी में कोई खास तब्दीली ना आई। वो पहले की तरह खामोश रहने लगी थी, चेहरे पर वही उदासी, आंखों में वही बुझी हुई सी कैफियत। वो घर के सब काम हसबे मामूल करती, हाजिर को गोद में लेकर खेल भी लेती, मगर इसके होंठों तक पहुंचने वाली मुस्कुराहट अब आंखों तक नहीं पहुंचती थी। ज़ैनब हर रोज़ उसे देखती और दिल ही दिल में तरफ जाती। इसे मालूम था, वक्त ज़ख्म पर पिटी तो बांध देता है, लेकिन हर ज़ख्म जल्द नहीं भरता। दूसरी तरफ जुर्गाम भी इस रिश्ते से मुतमईन था। एक शाम उसने अपनी वालिदा से कहा, अम्मी, अगर मुनासिब समझी तो मैं हया से चंद मिनट बात करना चाहता हूँ। बस इतना कि सलाम दुआ हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि शादी से पहले थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। वालिदा ने मुस्कुरा कर कहा, मैं ज़ैनब से पूछ लेती हूँ। रात को जब ज़ैनब की वालिदा ने ये बात ज़ैनब से की तो वो चंद लम्हे खामोश हो गई। फिर निहायत अदब से बोली, अम्मी, अगर आप इजाज़त दी तो मैं एक गुजारिश करूँ। हम बेटा, ज़रूर। ज़ैनब ने आहिस्ता से कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता कि शादी से पहले लड़का लड़की की आपस में बातें हों। दूसरी तरफ से हल्की सी हैरानी हुई। अरे बेटा, आजकल तो ये आम बात है, दो बातें कर लेंगे तो एक दूसरे को समझ भी लेंगे। ज़ैनब ने धीरे से जवाब दिया, अम्मी, मैं किसी और के घर की बात नहीं करती, लेकिन हम एक बहुत तल्ख तजर्बे से गुजरे हैं। उसकी आवाज़ भारी हो गई। फवाद भी शुरू में यही कहता था कि बात करने से एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है। फिर बातों का सिलसिला बढ़ता गया और रिश्ता कहाँ से कहाँ पहुँच गया। वो एक लम्हा रुकी। मैं नहीं चाहती कि हया दोबारा किसी ऐसी आजमाइश से गुजरे। वो अभी भी पूरी तरह संभली नहीं है, इसलिए अगर जुर्गाम भाई बुरा ना माने तो मेरी ख्वाहिश है कि शादी तक दोनों के दरमियान यही पर्दा और एहतराम कायम रहे। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर ज़ैनब की वालिदा ने नरमी से कहा, तुम्हारी बात में वज़न है बेटा, मैं जुर्गाम को समझा दूंगी। उसी रात इन्होंने जुर्गाम से बात की। बेटा, ज़ैनब चाहती है कि अभी तुम दोनों की बात ना हो। जुर्गाम ने हैरत से पूछा, क्यों अम्मी? वालिदा ने पूरी बात बता दी। फवाद के साथ पेश आने वाला वाक़या, हया का टूटना और ज़ैनब का डर। जुर्गाम खामोशी से सुनता रहा, फिर इसने गहरा सांस लिया। अगर यही वजह है तो ज़ैनब बिल्कुल ठीक सोच रही है। वो हल्का सा मुस्कुराया। रिश्ते एतिमाद से बनते हैं, फ़ोन कॉल्स से नहीं। फिर शरारत से बोला, वैसे मेरी सियानी बहन शायद भूल गई है कि मेरे पास वैसे भी वक्त कम है। कभी इस्लामाबाद, कभी गांव, कभी असेंबली का इजलास, कभी अपने हल्के के लोग। वो हंस दिया। शादी के बाद सारी जिंदगी बातें ही करनी हैं, चंद महीने और सही। वालिदा ने मोहब्बत से इसके सर पर हाथ फेरा। अल्लाह तुम्हें हमेशा यही समझ दे। जुर्गम ने मुस्कुरा कर कहा, बस एक बात का ख्याल रखिएगा अम्मी, हया पर किसी कस्म का दबाव ना डालिएगा। अगर वो अभी भी वक्त चाहती है तो उसे पूरा वक्त दीजिए, मैं इंतज़ार कर सकता हूँ। वालिदा ने इत्मीनान से सर हिला दिया। दूर अपने कमरे में बैठी हया खिड़की से आसमान को देख रही थी। इसकी आंखों में अब भी उदासी थी, लेकिन पहली बार इसकी तकदीर में एक ऐसा शख्स आ चुका था जो इसे हासिल करने से ज़्यादा इसके सुकून की फिक्र कर रहा था। आयशा नूर जुर्गम के घर से रजामंदी आ जाने के बाद हारिस के दिल पर रखा एक बोझ ज़रूर हल्का हुआ था। एक शाम वो हसबे मामूल चाय पीते हुए ज़ैनब से बोला, ज़ैनब, अब आहिस्ता आहिस्ता हया की शादी की तैयारी भी शुरू कर देते हैं। ज़ैनब ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। कैसी तैयारी? हारिस ने बड़े सुकून से कहा, मेरा ख्याल है जितना जहीज़ तुम लेकर आए थीं, अलामत वावन वक्फताम वक्फताम वक्फताम, इतना ही हमें हया को भी देना चाहिए। ज़ैनब के चेहरे से मुस्कुराहट फौरन गायब हो गई। इसने नाराज़ी से हारिस को देखा। आप ये क्या कह रहे हैं? हारिस चौंक गया। किया हवा, आप तो इसका वटा सट्टा बना रहे हैं। हारिस ने हैरत से पूछा, मैंने ऐसा किया कह दिया? ज़ैनब ने इसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। सुनिए, जब मेरी शादी हुई थी ना आपके जहन में मुकाबला था ना मेरे अब्बू के। जो कुछ इन्होंने दिया मोहब्बत से दिया, और जो कुछ आपने मुझे दिया इज्जत से दिया। अब अगर हम यही सोचने लगें कि जितना आया था इतना ही वापस जाना चाहिए, अलामत वावन वक्फताम वक्फताम वक्फताम, तो फिर ये रिश्ता नहीं लेन दीन रह जाएगा। हारिस खामोश हो गया। ज़ैनब ने बात जारी रखी, और आप खुद ही बताइए, जुर्गम भाई इस्लामाबाद में रहते हैं, वहाँ उनका अपना शानदार घर है, गांव की हवेली अलग आबाद है, दोनों जगह हर चीज़ पहले से मौजूद है। वो इतना सामान रखेंगे कहाँ? हारिस के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। ज़ैनब ने शरारत से उंगली उठाई।
हम अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी खुशी से अपनी बेटी को जो देना चाहेंगे ज़रूर देंगे, लेकिन किसी मुकाबले में नहीं, वरना। वो जानबूझकर रुक गई। हारिस हंस पड़ा। वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। हारिस ने बेइख्तियार कहकहा लगा दिया। इतनी बड़ी सज़ा। ज़ैनब भी मुस्कुरा दी। और एक बात, मैंने अभी तक ये बात अम्मी अब्बू से भी नहीं की, लेकिन मुझे यकीन है वो भी यही कहेंगे कि रिश्ते मोहब्बत से निभते हैं, सामान से नहीं। हारिस ने मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देखा। तुम वाकई हर बार मुझे एक नई बात सिखा देती हो। दूसरी तरफ हादी के दिल में एक ख्वाहिश कई दिनों से पल रही थी। एक रात हाजिर को हारिस को पकड़ा कर वो माहनूर के पास आ बैठा। इसने मोहब्बत से उसका हाथ थाम लिया। माहनूर, चलो किसी अच्छे डॉक्टर के पास चलते हैं। माहनूर के दिल की धड़कन एक लम्हे को रुक गई, लेकिन अगले ही लम्हे उसने खुद को संभाल लिया। किस लिए? हादी मुस्कुरा दिया। अब हमारा भी एक बच्चा होना चाहिए। माहनूर ने फौरन नजरें चरा लीं। ये भी तो हमारा ही बच्चा है। मैं उसे अपने बच्चे की तरह चाहती हूँ। हादी ने नरमी से कहा। वो अपनी जगह, लेकिन अपना बच्चा अपना ही होता है। माहनूर ने बात बदलने की कोशिश की। मुझसे अभी बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठाई जाएगी। हादी हंस पड़ा। कौन सी जिम्मेदारी? मैं हूं ना, रातों को जागूंगा भी मैं, दाग पर भी मैं बदलूंगा। बस तुम मुझे एक नन्हा बच्चा ला दो। माहनूर ने मसनूई मुस्कुराहट ओढ़ ली। आप वादे तो बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन अभी नहीं, कुछ साल और। हादी ने हैरत से कहा। कुछ साल? इतना वक्त तो गुजर ही चुका है। इसने आहिस्ता से कहा। जब हाजिर हमारे कमरे में होता है तो मुझे लगता है घर मुकम्मल है, और जब वापस अपने अम्मी अब्बू के पास चला जाता है, अलामत वावन वक्फताम, तो कमरा खाली खाली लगता है। मैं भी अपने बच्चे को गोद में लेना चाहता हूँ। माहनूर ने उसकी आंखों में देखने से गुरेज किया। अभी नहीं, बस यही दो लफ्ज़ इसके पास थे। हादी ने मज़ीद इसरार ना किया, लेकिन पहली बार उसके दिल में एक हल्का सा सवाल ज़रूर पैदा हुआ। इधर फवाद अब भी अपने किए की सज़ा भुगत रहा था। माहनूर इसकी ज़िंदगी से जा चुकी थी, और अब वो इसकी हकीकत भी जान चुका था, लेकिन सुकून फिर भी उसे नसीब ना था। एक दिन उसे मालूम हुआ कि हया का रिश्ता एक बासर सियासी और ज़मींदार ख़ानदान में तय हो चुका है। वो देर तक खामोश बैठा रहा, फिर इसके हाथ से चाय का कप छूटकर ज़मीन पर गिर गया। नहीं, इसके लबों से बेइख्तियार निकला। ये नहीं हो सकता। इसे पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि इसने सिर्फ एक मंगनी नहीं तोड़ी थी, इसने अपनी पहली मोहब्बत अपने ही हाथों खो दी थी। इसे याद आया हस्पताल का वो दिन, हया का काली ज़ुल्फ़ों में घिरा शफ़ाफ़ चेहरा, इसकी आंखों से बहते आंसू। वो बच्चों जैसा मासूम चेहरा जिसने पहली ही नज़र में उसके दिल को अपनी तरफ खींच लिया था। वो कुर्सी पर बैठा सर पकड़ कर रह गया। मैंने इसे क्यों खो दिया? इसके ज़हन में बार बार एक ही चेहरा आता, हया का, और दूसरा माहनूर का मकार चेहरा, जिसने उसके जज्बात, इसकी कमज़ोरी और इसके एतमाद को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया था। अब वो चाहता था कि किसी तरह अपनी गलती का इजाला करे, मगर हर दरवाज़ा बंद हो चुका था। हया इससे बहुत दूर जा चुकी थी, और माहनूर ने ऐसी एहतियात से अपने कदम रखे थे कि फवाद के पास ना कोई सबूत था, ना कोई ऐसा रास्ता जिससे वो सच साबित कर सकता। वो सिर्फ एक बात जानता था कि वो हादी को रिपोर्ट्स के बारे में बता दे, मगर वो लोग तो उसको सामने ही नहीं देखते थे। उसने एक बेगुनाह दिल तोड़ा था, और बाज टूटे हुए दिल इंसान को पूरी जिंदगी मुआफ नहीं करते। आयशा नूर किस्त 36वीं जुर्गम के घर वालों और हारिस ने बाहमी मशवरे से फैसला किया कि शादी ज़ैनब की डिलीवरी के बाद होगी। ज़ैनब भी सुकून से इसमें शरीक हो जाएगी और हया की रुखसती भी इत्मीनान से हो जाएगी। सबको ये तजवीज़ पसंद आई। यूं तारीफ तय हो गई। चंद हफ्ते बाद एक सुबह अचानक ज़ैनब को दर्द-ए-ज़ा शुरू हुआ। हारिस खुद उसे हस्पताल लेकर गया। पूरा ख़ानदान दुआओं में मसरूफ़ था। कई घंटों के इंतज़ार के बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आए। मुबारक हो, बेटी हुई है। हारिस की आँखें खुशी से चमक उठीं। जब उसने पहली बार अपनी नन्ही बेटी को गोद में उठाया तो उसके लब लरज़ गए। माशा अल्लाह, गुलाबी सा चेहरा, बड़ी बड़ी आँखें, और नक्श ऐसे जैसे ज़ैनब का बचपन दोबारा लौट आया हो। हारिस ने मोहब्बत से बेटी के माथे को चूमा। मेरी शहज़ादी। बाद में सबकी मशावरत से उसका नाम हानिया रखा गया। घर में हाजिर के बाद एक और नन्ही कली आ गई थी। पूरा घर खुशियों से भर गया। खबर मिलते ही जुर्गम की वालिदा भी पहुंची। वो खाली हाथ नहीं आई थीं। नन्ही हानिया के लिए कीमती कपड़े, चांदी के बर्तन, सोने के नन्हे कंगन,
बारीक सी चन, नन्हे कानों के लिए बालियां और बेशुमार तोहफे। ज़ैनब ने हैरत से कहा, अम्मी, ये सब क्यों? इन्होंने मुस्कुरा कर हानिया को गोद में लिया। ये सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं, हमारी भी नवासी है। फिर मोहब्बत से इसके माथे को चूमा। बेटियों के लिए कभी हिसाब नहीं किया जाता। कुछ दिन बाद शादी की तारीख भी हतमी कर दी गई। अब पूरे घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। कभी दर्जी आता, कभी ज्यूलर, कभी जूतों वाले, कभी चूड़ियों के डब्बे खलते। हया के नाप लिए जा रहे थे, लिबास मुंतखब हो रहे थे। हर तरफ खुशियों की रौनक थी। चंद दिन बाद जुर्गम के घर से शादी का सामान आना शुरू हुआ। बड़े बड़े खूबसूरत पैक्ट, कीमती डब्बे, डिज़ाइनर जोड़े, नफीस खुशबुएं, खालिस सोने के सेट, हीरे से मुज़य्यन जेवरात और ऐसे मलबूसात जिनकी कीमत लाखों में थी। हया की बहनें एक एक चीज़ देखकर दंग रह जाती थीं। माशा अल्लाह, क्या ज़ौक़ है, कितना नफीस इंतखाब है। माहनूर भी वहीं खड़ी थी। इसकी नज़रें कभी उन तोहफ़ों पर जातीं और कभी खामोश बैठी हया पर। उसके दिल में अजीब सी आग भड़कने लगी। ये तो गाँव वाले हैं, उसने दिल में सोचा। फिर ये सब, इसे आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगा कि वो जिन्हें सिर्फ गाँव का ख़ानदान समझती रही, दरहकीकत वो एक इंतहाई बासर ज़मींदार और सियासी ख़ानदान थे। उनके कई देहात थे। पूरा इलाका उनके असर व रसूख में था। गाँव में रहना उनकी मजबूरी नहीं, उनके लोगों से वाबस्तगी थी, क्योंकि वो उनका हक़ा था। ज़्यादातर वक्त तो उनका इस्लामाबाद ही में गुजरता था। ये हकीकत माहनूर के लिए किसी झटके से कम ना थी। उसके दिल में पछतावे की एक और लहर उठी। फिर फ़ौरन उसने खुद को झड़का। उसे महसूस हुआ जैसे उसके अपने फैसलों ने उसे ऐसी जगह ला खड़ा किया है जहां वो किसी और को इल्ज़ाम भी नहीं दे सकती। लेकिन इसका हसद कम होने के बजाय और बढ़ गया। इसे सबसे ज़्यादा बेचैन ये बात कर रही थी कि हया का नसीब इतना अच्छा क्यों है। अभी तक किसी को हकीकत मालूम नहीं थी और कोई नहीं जानता था कि फवाद और हया का रिश्ता टूटने के पीछे असल साजिश किसकी थी। ज़ाहिरी तौर पर सब उससे पहले की तरह ही पेश आते थे, मगर अंदर ही अंदर वो खुद अपनी आग में जल रही थी। कभी इसकी नज़र उन कीमती जेवरात पर पड़ती, कभी हया के लिए आने वाले तोहफों पर, और इसके दिल में एक लम्हे के लिए ऐसा शदीद गुस्सा उभरता कि जी चाहता सब कुछ तबाह कर दे। मगर अगले ही लम्हे इसकी नज़र हारिस पर पड़ती। हारिस हर चीज़ खुद देख रहा था, कहीं मेहमानों का इंतज़ाम, कहीं बहन के जहीज़ की तरतीब, कहीं नन्ही हानिया को चंद लम्हों के लिए गोद में लेकर चुप कराना, और फिर दोबारा शादी के इंतज़ामात में मसरूफ़ हो जाना। इसके चेहरे पर ऐसी संजीदगी और ज़िम्मेदारी थी कि कोई भी गैर ज़रूरी हरकत फ़ौरन इसकी नज़र में आ सकती थी। माहनूर ने दंत भैंच लिए। इसे अंदाज़ा था, इस वक्त एक मामूली सी गलती भी इस पर बहुत भारी पड़ सकती है। इसने खामोश रहने ही में आफियत समझी। तैयारियों खूब ज़ोर व शोर से जारी थी। ज़ैनब हर काम करने की कोशिश करती, लेकिन छोटी बच्ची की वजह से मुमकिन न हो पाता। तो ज़ैनब ने अपनी वालिदा से हल्के शिकवे के अंदाज में कहा, अम्मी, आपने शादी इतनी जल्दी क्यों रख दी? ये मेरा सबसे छोटा भाई है और मेरे बाद घर की आखिरी शादी भी। इसने नन्ही हानिया को गोद में संभालते हुए कहा। इधर ये रोने लगती है, इधर शादी की रस्में चल रही होती हैं। मैं दिल भर कर अपने भाई की शादी भी नहीं देख पा रही। वालिदा ने मुस्कुरा कर इसके सर पर हाथ रखा। बेटा, पहले अपनी ननद को अपनी बेटी समझकर रुखसत करो, फिर अपनी बेटी को लेकर हमारे घर आ जाना। वहाँ हम सब मिलकर खूब खुशियाँ मनाएंगे। ज़ैनब की आँखें नम हो गईं। इसने मुस्कुरा कर सर हिला दिया। आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन हया दुल्हन बनी। जब वो उरूसी लिबास पहनकर कमरे से बाहर आई तो चंद लम्हों के लिए पूरा कमरा खामोश हो गया। वो आज भी वैसे ही मासूम लग रही थी। नाजुक सा वजूद, झपकी हुई नज़रें, चेहरे पर बनावट नहीं, हया थी। इसकी मासूमियत मेकअप से भी छप ना सकी, बल्कि और नुमायां हो गई थी। ज़ैनब बेइख्तियार आगे बढ़ी। इसने हया की पेशानी चूमी। माशा अल्लाह, अल्लाह तुम्हें हर बुरी नज़र से बचाए। हया ने धीरे से ज़ैनब का हाथ थाम लिया। इसकी आँखों में नमी थी। भाभी, बस यही एक लफ्ज़ अदा हो सका। कुछ देर बाद जब जुर्गम दुल्हा के लिबास में हाल में दाखिल हुआ तो हर तरफ नजरें उसी पर ठहर गईं। सादा मगर शाहाना लिबास, पुरकार शख्सियत, एतिमाद से भरपूर अंदाज, वो किसी दिखावे के बगैर भी सबसे नुमायां नजर आ रहा था। माहनूर ने एक नज़र उसे देखा और इसकी अनखी अबल पड़ी। इसके अंदर हसद की आग पहले से ज़्यादा भड़क उठी। वो इस तकरीब की खुशियों में शरीक थी, मगर उसके दिल में खुशी का एक कतरा भी ना था। इसके इर्द गिर्द क़हक़हे थे, दुआएं थीं, खुशियाँ थीं
اور اس کے اندر صرف بے چینی، حسد اور اپنے ہی فیصلوں کی چبھن تھی جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اسے مزید بے سکون کرتی جا رہی تھی۔ عائشہ نور اپنی بے تحاشا مصروفیات کے باوجود صرف اب سب کے فرمائش پہ اگلی ایپیسوڈ حاضر ہے پڑھنے اور دل کھول کر کمنٹس کریں۔ میں اب کے کمنٹس کے جواب فردا دیتے ہوئے خوشی محسوس کرتی ہوں۔